देखो ध्यान दो इधर, क्लास 9 बायोलॉजी सेल है ना, कितना क्या है 27/4 हो गया। अब देखो इधर प्रोटोप्लाज्म के बारे में बता दिए थे। तो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सेल इंक्लूडिंग द सेल मेम्ब्रेन को उन्होंने ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इंक्लूडिंग द सेल मेम्ब्रेन को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, है ना। साइटोप्लाज्म क्या बताए थे? अरे ये पूरा जो सेल है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है ना, जिसमें सब लोग फ्लोट करते रहते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। ये पूरा इसके अंदर जो न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म, ये पूरा जो स्ट्रक्चर सेल का दिख रहा है सब प्रोटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। समझ में आ गया? अब देखो इधर साइटोप्लाज्म के बारे में बता दिए थे। अब लिखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गप नहीं करेगा कोई। देखो द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिखना नहीं है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब देखते हो, साइकिल देखा ना, साइकिल का जो टायर के अंदर जो भरा रहता है ट्यूब होता है। ट्यूब में क्या होता है, अंदर सिलेंड्रिकल पार्ट होता है ना, एक पाइप पे जैसा, तो जैसा अंदर खोखला रहेगा, उसको ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नेटवर्क में जाल, देखो क्या होता है, जाल, पूरा एक जाल बिछा हुआ रहता है इसके अंदर, एक नेटवर्क का, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रनिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म, है ना। ये साइटोप्लाज्म माने ये जो रहता है अंदर जो लिक्विड है, इस लिक्विड में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कहाँ जो सम पार्ट्स ऑफ कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ वन कनेक्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन। देखो इधर ये जो अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो बाहर कवर है ना, इसको कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसको, है ना। जैसे झोला में कोई चीज रखते हैं ना, झोला में, है ना, मेम्ब्रेन, झोला में कोई चीज रखता है तो इस तरह एक प्रकार का एक आउटर कवरिंग है जिसके अंदर है ना न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस कहेंगे, आउटर बॉन्ड को कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, इसके मैं बताया इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस भी होता है, एक। और ये जो बाहर वाला कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। और सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी को कहते हैं। तो दिक्कत, तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब मैंने पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ये साइटोप्लाज्म में मूव करते रहते हैं, रनिंग, है ना, साइटोप्लाज्म में मूव करते रहते हैं। इसका कुछ पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। इस साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट किससे जुड़ा रहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। और कुछ पार्ट किससे जुड़ा रहता है? सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स, रफ एंड स्मूथ। और इफ राइबोसोम आर अटैच्ड टू इट, रेटिकुलम इज रफ, अदरवाइज स्मूथ। देखो इधर एक होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम मैं बार बार बताया हूँ, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करता है। तो अगर रेटिकुलम में, है ना, रेटिकुलम में अगर राइबोसोम मिल गया, राइबोसोम अटैच हो गया, क्या हो गया? अगर राइबोसोम अटैच हो गया तो ये हो जाएगा रफ। क्या हो जाएगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ठीक है। और अगर सिंगल है, सिर्फ रेटिकुलम है, सिर्फ इंडोप्लाज्मिक लिख देना है जबरी। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ सिंगल है तो हो जाएगा स्मूथ। स्मूथ बने चिकना, स्मूथ बने। इसका तो मैं बार बार बताऊँ, उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का, मैंने सेल के अंदर जो बहुत सारी चीज को इधर से उधर ले जाने का काम रहता है। समझ में आ गया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ER लिखते हैं, ER। क्या लिखते हैं शॉर्ट में? ER। देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, endoplasmic reticulum is a network like structure
नहीं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ, सॉरी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर running through the cytoplasm, running through the cytoplasm. आगे पढ़ाई करो ये देखा उसको काम दो. Running through the cytoplasm in which some parts is connected with nuclear membrane, in which some parts are connected to nuclear membrane, in which some parts are connected to the nuclear membrane, and other parts connected to the cell membrane. Other part connected to the cell membrane. देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऑफ टू टाइप्स. सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, बार-बार है ना, तुमको याद रहना चाहिए इसको. और इसी को सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन का भी कहते हैं. क्यों कहते हैं मैं बता चुका हूँ. देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऑफ टू टाइप्स. पहला रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ है ना, ER लिख सकते हो शॉर्ट में, और स्मूथ ER. रफ मैंने रुखड़ा होता है हिंदी में. रुखड़ा समझते हो, जैसे दीवार देखो ईटा का है ना, ये रफ है, लेकिन इसी में अगर बाल पुट्टी कर देंगे ये चीज स्मूथ हो जाएगा. समझ गया ना, समझ गया बेटा. चिकना और रुखड़ा, स्मूथ बने, रफ बने रुखड़ा, स्मूथ बने चिकना. ठीक है. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऑफ टू टाइप है ना. पहला रफ ER, दूसरा स्मूथ ER. देखो रफ ER लिखो, वेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने शॉर्ट में ER लिखो, बार-बार इतना लंबा चढ़ो क्या लिखोगे है ना. If ER ये connected with attached with, connected नहीं लिखो, attached लिखो, जड़े में जुड़ा हुआ ना, attached with ribosomes, attached with ribosome, when if ER is attached with ribosome, then it is then this is rough ER, otherwise a smooth ER. देखो फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखो it increases surface area, increases इनके बने होता बढ़ाना, increases the surface area of the cytoplasm. It increases the surface area of the cytoplasm for various metabolic activities. Increase the surface area of the cytoplasm for various metabolic activities of the cell. Various metabolic activities of the cell. अगला दो पॉइंट देख लीजिएगा. दूसरा, इट इज एसोसिएटेड विथ synthesis, storage and transport. देखो synthesis, storage and transport of मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स. मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जानते हो ना जी. मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सेल के जो इंटरनल जो काम होते हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं, उसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं.
है ना, जो बाहर से जो काम नहीं, सेल के जो अंदर वाला जो घटनाएं होते रहती है, जो हमको दिख नहीं रहा है, हमको अनुभव नहीं आ रहा है, वो सेल बहुत सारा काम कर रहा है ना, इंटरनल, उसे कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, है ना। तो क्या लिखा है, इट इज एसोसिएटेड विद सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन विच, देखो इन विच देखो रफ ER, रफ ER कैपिटल लिखेगा, एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, रफ ER is associated with synthesis of protein and a smooth ER secrete lipids. है ना, सेकेंड लिपिड, एक पॉइंट और लिखो बेटा, इट ऑल्सो हेल्प इन द formation of cell plate. It also help with the formation of cell plate and nuclear membrane. It also help with the formation of cell plate and nuclear membrane during cell division. जल्दी काम करो, फिर आ जाओगे ना तुमसे, काम करो फटाफट अपना। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, है ना। अब लिखना नहीं, इसमें एक और दिया है, ये स्मूथ ER जो है ना, स्मूथ ER डिटॉक्सिफाइंग, टॉक्सिफाइंग मैंने जहरीला, डिटॉक्सिफाइंग मैंने उसको जहरील, जो जहर होता है ना, बहुत सारे जो ड्रग्स और पॉइजन्स है, उसका जहर हमारे शरीर में होगा ना, इसको डिटॉक्सिफाइंग करने का काम भी हमारा स्मूथ ER करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है ये सब। क्या है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब है क्या, सेल ऑर्गेनल्स है बेटा। क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स, है ना, जो हमको खुद आंखों से नहीं दिखेगा, तो देखने के लिए माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, समझ गया। मैं कल बताया था ऑर्गन्स और ऑर्गन्स में अंतर। ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनसाइड भी होते हैं, आउटसाइड भी होते हैं। जैसे हाथ मेरा ऑर्गन्स है, नाक ऑर्गन्स है, मुंह ऑर्गन्स है, आउटसाइड ऑर्गन्स है। जो लीवर, हार्ट, ये सब इनसाइड ऑर्गन्स है, ये सब एक ऑर्गन्स है, ठीक है। जिसे बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, बहुत सारा सेल मिलकर, है ना, टिश्यू का निर्माण करते हैं। मैं पहले बताया था, बहुत सारे सबसे स्मॉलेस्ट जो कण मानेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट कण कौन होगा, एटम्स होगा, एटम कंसीडर किया जाता है। अब तो पहले जॉन डल्टन के पहले तो लोग जानता नहीं था कि एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में जानते हैं लोग, एटम को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं एटम्स का। एटम कितने फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस का खोज कोई पूछ देगा तो बोलेंगे रदरफोर्ड ने किया था। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, केमिस्ट्री में बताएंगे क्लास 9 में, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस में फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, बाद में पता चला। इसके बाहर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, गोल ऑर्बिट नहीं होते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निस न्यूक्लियस के आगे चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। उसमें बताया था KLMNO, इस तरीका से स्फेरिकल सेल दिया था। और फार्मूला बोर्ड बड़ी रूल ने दिया था 2n²। पहला K में देगा 2 गुना 1 का स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरा में 2 गुना 2 का स्क्वायर, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस तरीका से, है ना, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आइटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके सेल का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, आगे जाके बताएंगे। अगला चैप्टर टिश्यू ही होगा, है ना। टिश्यू में ऊतक होता है, जिसमें बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होते हैं। कंबाइन किस लिए, किसी खास तरह के वर्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी खास तरह के स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए टिश्यू को ऑर्गेनाइज होते हैं। बहुत सारे टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स का निर्माण, तो ऑर्गन्स इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, लेकिन ऑर्गन्स ये सेल के अंदर होते हैं। सेल के कहाँ, साइटोप्लाज्म में सलाइव रहते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। और ये हमारे खुली आंखों से दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो ऑर्गेनल्स हो गया, उसको सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानेंगे। तो ये सब जो राइबोसोम है, रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, आगे गोल्गी अपरेटस आएगा, वैक्यूल्स आएगा, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स आएंगे, है ना।
माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें रेस्पिरेशन होता है, ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं। समझ में आया? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल ऑर्गेनल्स है बेटा। अगला देखो राइबोसोम। राइबोसोम मैं पहले ही बता दिया था, राइबोसोम हमारे सेल में प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब प्रोटीन कितना जरूरी है पता है ना तुमको? प्रोटीन तुमको बचपन से पढ़ते आ रहा है। जो हमारे से जो खाना खाते हैं इससे बहुत एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? हम लोग खाना खाते हैं तो इससे क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। एनर्जी किस रूप में मिलता है? न्यूट्रिएंट्स के रूप में मिलता है। पैसा के रूप में मिलता है नहीं ना, न्यूट्रिएंट्स के रूप में मिलता है। ये सब न्यूट्रिएंट्स कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स है, ये सब विटामिन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और एक चीज़ तुमको पहले ही बता दें, ये जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, जो चावल से खाते तो मिलता है, रोटी खाते तो मिलता है, चीनी खाते तो मिलता है। और ये कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा एनर्जी है कि कार्बोहाइड्रेट जो आज खाए आज बना हमारे बॉडी में, और आज ही का आज खत्म हो जाएगा। तो आज अगर इसका यूज किए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी हमारे बॉडी में क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग को देह नहीं चुराना चाहिए, जो हम खाना खाएं उसका काम में इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे देखो दिन भर बैठा रहेगा कुर्सी पर, काम उम कुछ करेगा नहीं, है ना, उसको लगेगा दिन भर हम आराम करते रहे। तो कार्बोहाइड्रेट जो खाता है ना वो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग दिन भर में जितना एनर्जी खाए उसका काम में लगाना चाहिए। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन हमारे शरीर में ग्रोथ करने का काम करते हैं, इसलिए से बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से, जहाँ घाव कट गया, छिल गया, ये शरीर में जो वृद्धि करता है, छोटा सा बड़ा होना है, ये सब प्रोटीन मदद करता है। विटामिन को प्रोटेक्टिव फीड्स करते हैं, रहे तुमको शरीर में जो रोगाणु करेगा, जर्म्स ये सब अटैक करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे बचाने का काम कौन करता है? विटामिन करता है। कैसे? ब्लड में 3 सेल्स होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी का सोल्जर है, तो सब विटामिन उसको हेल्पफुल करेगा काम करने में। तो समझ में आया? तो राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाएगा तो क्या होगा? हमारे शरीर सभी सेल्स ग्रोथ करेंगे बड़ी बढ़िया से, और सभी सेल्स ग्रोथ करेंगे तो हमारा शरीर का हाइट बढ़ेगा, और हमारे शरीर हर तरीका से हिस्ट पुष्ट बनेगा। इस राइबोसोम का ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस का काम तो बहुत सारे लोग करता है। अभी मैंने बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम है ना। प्रोटीन हमारे बॉडी में ऐसे भी बहुत जरूरी है, नहीं तो सर हमारे बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। लिखो राइबोसोम आर एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब इतना छोटा होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। राइबोसोम आर एक्सट्रीमली स्मॉल, small, which is found स्मॉल के बाद राउंड बॉडी लिख देना बेटा। स्मॉल राउंड बॉडी, राउंड माने गोल होता है मिला जुला के। राइबोसोम इज एक्सट्रीमली स्मॉल राउंड बॉडी which is found either free or attached with the endoplasmic reticulum. Attached with the endoplasmic reticulum. देखो its main function are function में कार्य बेटा। Its main function are synthesis of protein. क्वेश्चन निकाल के रखना बताते हैं। Its main function are synthesis of proteins. मेन फंक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मेन काम है प्रोटीन को बढ़ाना। प्रोटीन में हमारे लिए कितना जरूरी है तुमको पता है, पहले मैंने बताया प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन अगर रहेगा तो ग्रोथ ही रुक जाएगा। तुमको बताया था ना, बहुत सारे प्रोटीन की कमी से और हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी से बहुत लोगों को बीमारी हो जाता है। बहुत सारे बच्चे को मरासमस और क्वासी रोकर नामक बीमारी झड़ जाती है, जिसमें हड्डी सब दिखे लग जाएगा और बेटा बेचारा ग्रोथ नहीं करेगा। तो राइबोसोम का काम है। अगले को माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम भी अच्छा है इसका, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसे कब कर रहा है? काय रे तो नहीं करते, पढ़ाई का ही नहीं करता है, मार के मुका बुला देंगे बोलेंगे हम। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, काहे कि यहाँ पे हमारा खाना तो पच जाता है पेटे में, पेट से क्या करता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसमें एक बिली लाइक स्ट्रक्चर होती है। बिली जो होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है। वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है जो ग्लूकोज के फॉर्म को, और ग्लूकोज में फॉर्म को एब्जॉर्ब करके वो वहीं के बाद एजिमुलेट करता है। एजिमुलेट मतलब उस ग्लूकोज को ब्लड में छोड़ेगा, है ना, ग्लूकोज फॉर्म में।
समझ गए ना। खाना खाते हैं ग्लूकोज, हम सिंघाड़ा खाते हैं, चाट पकौड़ा खाते हैं, बहुत सारे सब चीज़ खाते हैं ना, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, है ना। अब तो नए ज़माने का खाना है। हम लोग के ज़माने में तो रोटी चावल सत्तू यही सब चलता था, लेकिन आज तो पता नहीं कुछ भी खाना आता है। तो हम लोग तो खाना उस रूप में खाते हैं, लेकिन वो खाना क्या होता है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और उस स्मॉल इंटेस्टाइन से एजिमुलेट होके ब्लड में पहुंचता है। कौन फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता ही नहीं तुमको, C6H12, और ये ब्लड में चला जाता है। कहाँ लगी? ब्लड में नहीं जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, एजिमुलेट होके। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन, और एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, है ना, का सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। कौन की उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कौन की उपस्थिति में? कहा कि हमारा जो फूड का जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, एक प्रकार का कंबशन प्रोसेस है। कौन प्रोसेस है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ग्लूकोज का एक कंबशन होगा, है ना। तो एक ग्लूकोज के अंदर से 38 ATP एनर्जी निकलते हैं। कितना? लाखों बार बताए हैं, 38। अगर ग्लूकोज का रेस्पिरेशन कहो जी एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, तब एरोबिक बने ऑक्सीजन के उपस्थिति में पर्याप्त मात्रा में, अगर पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में अगर ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हुआ तो 38 ATP निकलेगा। लेकिन अगर हवा कम मिलेगा, ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, तो ही कारण है ना, उस समय 2 ATP निकलता है। और जहाँ पे जिस सेल में पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिला और वहाँ 2 ATP एनर्जी निकला, वहाँ पे हमको अचानक दर्द हो जाएगा, ठीक है। जैसे दौड़ते दौड़ते हाफ जाते हैं। हाफते क्यों है? कि हमको पूजा का बढ़िया से एनर्जी हमको ज़्यादा चाहिए और उतना मिल नहीं रहा है, तो हम लोग थक जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? थोड़ा देर बैठते हैं, तो फिर पर्याप्त मात्रा में हवा मिलने लगता है, तो फिर हम अपने आप को अच्छा महसूस। और कभी कभी देखना हाथ अपने आप ऐसे दर्द कर लगेगा, मैंने क्रैम्प्स आ जाते हैं। उस क्रैम्प्स का कारण भी वही है, मैंने वहाँ पे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है उसको गुड राइट अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए 2 ATP एनर्जी निकलते हैं। तो ये हमारे जरूरत के अनुसार से कम है, तो हमारा वहाँ पे दर्द करने लगा, क्रैम्प्स आ जाएगा, इसलिए। लेकिन अगर ग्लूकोज के रेस्पिरेशन भी 2 प्रकार के बताए थे ना, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक। हवा के पर्याप्त मात्रा में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा उसे एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और 38 ATP एनर्जी निकलेगा। और हवा की अनुपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होगा उसमें 2 ATP एनर्जी चलता है, और उसमें क्या करेगा? एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है ना। तो ये सेलुलर कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रत्येक पूरे शरीर के सेल्स में एनर्जी होता है, ठीक है, बढ़ जाता है। तभी को माइटोकॉन्ड्रिया के लिखे रहे, तो माइटोकॉन्ड्रिया और स्मॉल, चलो बैठो। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल rod shaped, mitochondria are small rod shaped organelles. Mitochondria are small rod shaped organelles. Mitochondria are small rod shaped organelles found in large number in the cell. Found in large number in the cell. Found a large number in the cell. अगला पॉइंट लिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया is bonded by 2 membranes. Mitochondria is bonded by 2 membranes. Mitochondria is bonded by 2 membranes. Outer membrane and other inner membrane. मेम्ब्रेन जहाँ भी वर्ड आएगा उसके लिए झिल्ली होता है बेटा। झिल्ली क्या होता है? उसके हिंदी में कहते हैं झिल्ली, मतलब एक लेयर। outer membrane and inner membrane. ठीक है, अब लिखना नहीं। अगला पॉइंट देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर ऑफ द सेल। हाँ, अगला पॉइंट देख लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर ऑफ द सेल। है ना, इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल because cellular respiration
सेलुलर रेस्पिरेशन takes place in mitochondria. Cellular respiration takes place in mitochondria. In which glucose is oxidized. In which combustion of glucose takes place. In which combustion of dahan beta. Combustion है dahan. COMBUSTION. Combustion of oxygen. Combustion of glucose takes place. Combustion of glucose takes place. बढ़िया से काट के सही लिखो ना, पूरा काटो. Combustion of glucose takes place. And release energy. Combustion of glucose takes place and release energy in the form of ATP. Release energy in the form of ATP. ATP का फुल फॉर्म बेटा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ये एक प्रकार का एनर्जी का एक मतलब मिनरल मापने वाला एक सिस्टम है ना. रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लिख लिया. देखो द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ अगला पार्ट देखे. एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने रेस्पिरेशन इन इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. समझ जाएगा ना. एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन इन इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या बोला था मैंने. एरोबिक रेस्पिरेशन देखो इन एरोबिक रेस्पिरेशन 1 molecule of glucose. 1 molecule of glucose का फॉर्मूला लिख लेगा बेटा C6H12O6. 1 molecule of glucose gives कब नहीं करेगा gives 38 ATP of energy. Gives 38 ATP of energy. Gives 38 ATP of energy. But anaerobic respiration of in anaerobic respiration of glucose, only 2 ATP energy is released. Only 2 ATP energy is released. अगला पॉइंट से लिखेगा. माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया है ऑन राइबोसोम एंड डीएनए. ऑन डीएनए एंड राइबोसोम करो. माइटोकॉन्ड्रिया है ऑन डीएनए. अब देखो डीएनए आया बेटा. डीएनए एक प्रकार का क्या है जेनेटिक मटेरियल है. क्या मटेरियल है देखते हो. डीएनए है ना. डीएनए होता है एक आरएनए होता है. आगे जाके इसमें ये पढ़ना जरूरी है बायोलॉजी में. आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक और डीएनए मतलब डी राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना. फुल फॉर्म लिखना है तो लिख दो. आरएनए आगे भी लिखाएंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड. और डीएनए मतलब क्या होता है डी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है. अब देखो आरएनए या डीएनए क्या है. ये देखो आप जैसे कि देखते हो किसी पिताजी का संतान में पिताजी का गुण आ जाता है. देखा बेटा
पिताजी के संतान में या माताजी के संतान में या उस किसी भी एक पीढ़ी के में, मैंने उसके 7 पीढ़ी तक का गुण किसी भी एक बच्चे में उसके 7 जनरेशन का में से किसी का गुण मिलता है बेटा। ठीक है, यही जो है डीएनए और आरएनए इस सब का काम क्या है? सुनो, जो किसी का जो प्रॉपर्टी है ना, इसको स्टोर करके रखता है सेल के अंदर अपने आप में। जैसे किसी आदमी का कुछ प्रकार का कोई खास गुण है, वही क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन कौन कलेक्ट करके रखेगा? ये डीएनए का कलेक्ट करके रखेगा और ये अपने आप में स्टोर करता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, उसको ट्रांसफर करने का काम। ये सब जेनेटिक मटेरियल है। क्या मटेरियल है? इसी कारण से जो सब पिताजी का बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, चेहरा, फेस और भी बहुत सारे एक्टिविटी उसके संतान में मिल जाते हैं। अगर पिताजी से नहीं मिलेगा, माताजी से मिलेगा, मदर से मिलेगा। पिताजी मदर से नहीं मिलेगा तो माता के किसी फैमिली से मिलेगा, या तो पिताजी के किसी फैमिली से मिलेगा। तो ये सबको ये जो ट्रांसफर करता है आगे अगला जेनेटिक मटेरियल में, ये डीएनए नहीं होता है। ये इन्फॉर्मेशन को अपने आप में स्टोर रखता है और स्टोर करके आगे क्या करता है, उसको पुश फॉरवर्ड करता है नेक्स्ट जनरेशन में। समझा? जब सेल का है ना रिजल्ट होता है, सेल का जो आगे डिवाइडेशन होगा, मैं बोला नया बच्चा का उत्पन्न होता है, क्या होता है? नया बच्चा शुरू में एक सेल ही आता है जिसमें मेल का एक स्पर्म होगा। क्या होगा? मेल जो है स्पर्म, मेल का स्पर्म भी एक सेल है, स्पर्म क्या है, और फीमेल का जो है, जो ये आगे जाके पढ़ोगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, मेल का जो मेल गैमेट्स होता है जिसके कारण रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है ह्यूमन बीइंग में, उसका मेल गैमेट्स कौन है? स्पर्म है। फीमेल गैमेट क्या है? ओवम है। ये स्पर्म और ओवम फीमेल बॉडी में, ह्यूमन के केस में क्या होगा, फीमेल बॉडी में क्या होता है, फर्टिलाइज होते हैं। क्या होते हैं, है ना, उसमें फीमेल बॉडी में एक अंदर होता है ऑर्गन्स, वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसके बाद तुम्हारा आगे जो है उसके ओवरी में जाके ये इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। आगे जाके रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ोगे तो ये भी प्रकार का क्या है, सेल है। तो ये स्पर्म में, स्पर्म के डीएनए में वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है और ये आगे बच्चे, इससे जो आगे बच्चा बना इसमें भी वो ट्रांसफर होते रहता है, इसलिए वो गुण आ जाता है। तो ये गुण किसके कारण होता है, डीएनए और आरएनए के द्वारा। एक माता का गुण या पेरेंट्स का गुण बच्चे में क्या आ जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को ओन डीएनए लिखा ना, माइटोकॉन्ड्रिया है ओन डीएनए, मैंने अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। इसका मेन काम क्या है, प्रोवाइड एनर्जी, है ना। तो मैंने पहले बताया, लिख लो, इट्स मेन फंक्शन आर प्रोवाइडिंग एनर्जी। इट्स मेन फंक्शन आर, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया का इट मेन फंक्शन आर ऑफ नहीं, इट्स मेन फंक्शन आर its main function are providing energy। अरे बढ़िया से लिखो ना, कैसे लिखो समझ में नहीं आता है। इट मेन फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड मैंने देना, प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज, ऑफ द लिविंग सेल, कल आगे बताएंगे गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऑपरेटर्स के रूप में, है ना। अब लिखो नहीं, अब अगले क्लास में लिखाएंगे। तो पढ़ के आना गोल्जी बॉडी को गोल्जी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। अब गोल्जी ऑपरेटर्स का खोज किसने किया था, कैमिलियो गोल्जी ने बताया था। ये सब क्या है, इतना छोटा है कि बाहर नॉर्मल से दिखेगा नहीं। कैमिलियो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कम्प्लेक्स, जो गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं, कोई किताब में गोल्जी ऑपरेटर्स लिखेगा। ये क्या होता है, स्टैक्ड ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिट्रेने, है ना। इसमें क्या होते हैं, फ्लैटेंड मैंने चपटा जो है ना, सॉसर के शेप्ड के एक पे एक, दूसरा पे तीसरा स्टैक करने से, ये देखो एक पे दूसरा पे तीसरा, ये सब स्टैक करने से क्या बन जाता है, गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करता है ना। इसमें क्लस्टर ऑफ वेरी स्मॉल वेसिकल्स और छोटे छोटे वेसिकल्स बहुत सारे गुच्छे में जुड़े रहते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स में। इसका मेन काम क्या है, दे स्टोर मॉडिफाई इन पैकेज ऑफ कंडेंस प्रोटीन या राइबोसोम। इसका क्या काम है, गोल्जी बॉडी का स्टोर करना। क्या करना है, स्टोर करने का काम करता है। जो भी प्रोटीन बना ना राइबोसोम में, इसी राइबोसोम में जो प्रोटीन बना उसको स्टोर करना है, मॉडिफाई करना है, पैकेज करना है और कंडेंस घना करना है। एक काम है तुम्हारा गोल्जी बॉडी का। दे फॉर्म सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सब तो फालतू लिख दिया है ऐसा ही, यानी मेन इसका काम है स्टोर करना, मॉडिफाई करना और कंडेंस करना। किसको, प्रोटीन को।
जो कहाँ बना, राइबोसोम के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, एक और काम है, दे ऐड शुगर टू सम प्रोटीन्स एंड सिंथेसाइज पॉलीसैकेराइड्स टू द सेल मेम्ब्रेन। इसका दूसरा काम है, ये जो प्रोटीन बना ना, प्रोटीन में शुगर को ऐड करते हैं। प्रोटीन में क्या करता है, शुगर को ऐड करते हैं, और शुगर को ऐड करने के बाद पॉलीसैकेराइड्स बनाने का काम करते हैं। किसके लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए। किसका काम है, गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडी का काम है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स को बताए भी कहते हैं, प्लास्टिड्स है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स व्हिच आर फाउंड इन प्लांट सेल। ये डबल ऑर्गेनल्स, दो ऑर्गेनल्स का, एक ऑर्गेनल्स नहीं, अकेला नहीं है। प्लास्टिड डबल ऑर्गेनल्स है और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। बड़ी सेल में पाए जाते हैं प्लांट सेल में। अभी भी तुमको बताया था, प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, एक प्रकार का, इसमें कलरफुल पिगमेंट पाए जाते हैं। इसी कारण से किसी भी फूल और फल रंगीन होते हैं बेटा। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, इसमें ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं, और ग्रीन पिगमेंट पाए जाने के कारण जितने भी पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं। और लिकोप्लास्ट में, लिकोप्लास्ट में व्हाइट पिगमेंट पाए जाते हैं, जड़ उड़ जो होते हैं, रूट उठना, उसमें उजला पाए जाते हैं। ये लिकोप्लास्ट होने के कारण काम है इसका। प्लास्टिक्स में अलग अलग, प्लास्टिक का अलग अलग काम है। ध्यान से देखना, ये जो क्लोरोफिल देख रहा है, क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन पिगमेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्ते हरे होते हैं, इसको क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कहेंगे। जैसे कि हम लोग के घर में किचन है ना, किचन में क्या करते हैं, गैस चूल्हा पे खाना पकाते हैं। तो खाना पकाने के लिए गर्मी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए गर्मी। बिना गर्मी का तो खाने, तो गैस चूल्हा से गर्मी करेंगे, नहीं तो आग जला के गर्म करेंगे, कोई खरपतवार जला के गर्मी करेंगे, गोईठा जला के गर्म करेंगे। ठीक है, नहीं तो हीटर पे खाना बनाएंगे, इंडक्शन चूल्हा पे काम बनाए, कहीं ना कहीं गर्मी चाहिए ना। उसी तरह पेड़ पौधा भी खाना बनाएगा, उसको भी कुकर की आवश्यकता, हीटर की आवश्यकता पड़ेगी, गैस की आवश्यकता पड़ेगी। वो गैस क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, ये एटमोस्फेयर में जो सन से जो एनर्जी निकल रहा है, क्या निकल रहा है, तो सन में भी गर्मी है, इस गर्मी को अटैची करता है, ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, और फंसा के अपने आप में स्टोर कर लेता है। और यही तो उसका क्या हो गया, गैस चूल्हा हो गया। इसमें CO2 क्या होता है, और CO2 और क्या, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, 6 CO2 और 6 H2O। ठीक है, और ये चूल्हा तो हो गया, कौन, क्लोरोप्लास्ट, वो सूर्य की गर्मी को ट्रैप किया, इससे खाना बन जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, पानी के फॉर्म में। अब ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी बनता है, अब खुद भी खाता है। वो सब क्या करता है, पेड़ पौधा खुद भी खाना खाता है और बचाता भी है। और सोचो हम लोग कितना निर्दयी हैं, उसके बचाए हुए खाने को हम लोग कबाड़ के खा लेते हैं। समझ गया ना। तो ये काम है खाना बनाने के लिए कहीं भी गैस चूल्हा। तो इसका मेन क्या है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, ताकि फूड का सिंथेसिस हो सके। इतने नहीं, ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट का। और क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, ये हरा रंगीन बनाना, रंगीन काला बनाता है ताकि ये अट्रैक्टिव हो, फूल क्या हो, अट्रैक्टेड हो, ताकि जो है भौरा उरा, बैस फ्रूट, बटरफ्लाई सब आए और क्या कर सके, पॉलिनेशन क्रिया कर सके। पढ़ाए हुए क्लास 7 में पॉलिनेशन, जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, जब तक फूल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फल का निर्माण, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्रोमोप्लास्ट जिम्मेदार है। रंगीन नहीं होगा तो भौरा अट्रैक्टेड नहीं होगा। ठीक है, लिकोप्लास्ट इन द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। लिकोप्लास्ट का काम है प्रोटीन के स्टोरेज में, एंड स्टार्च के स्टोरेज में, और लिपिड के स्टोरेज में। लाइसोसोम के बारे में बताया था बेटा। लाइसोसोम क्या है, जो भी सेल्स मर जाते हैं उसको खाने का काम करता है, और ताकि हमारा हार्मफुल जो सेल्स है हमारे शरीर में खत्म हो जाए। लेकिन कभी कभी इसके खराबी होने के कारण ये जिंदा सेल को भी खाने लग जाता है, और जब जिंदा सेल को खाने लग जाता है तो आदमी तुम्हारे शरीर धीरे डैमेज हो जाएंगे, और आदमी मरने का ध्यान दो उधर, आदमी मरने के कगार पे आ जाएगा। इसलिए इसी लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसाइड मैंने तो आत्महत्या करना, मैंने खुद ही अपने आप को मार लेना, उसे कहते हैं सुसाइड। सुसाइडल बैग मैंने आत्महत्या की थैली है, इसे लाइसोसोम का कहा जाता है। और पढ़ के आना, सेंट्रियोल्स, साइटोस्केलेटन, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं बेटा। वैक्यूल्स बने एक प्रकार का सेल में गड्ढा, जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, वेस्ट मटेरियल जाके जमा हो जाए सेल्स में, वो जो वैक्यूल्स में होंगे। तो ये वैक्यूल्स क्या होते हैं, जानवर के सेल में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। जानवर सेल में पाए जाते हैं, बड़े छोटे होते हैं। ये सब तुम पढ़ लेना बेटा। इसके बाद आगे न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, इसके बारे में काम करेंगे।